Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Today I will start new chapter, coordination compound or complex compound. This is last unit of first NCERT book. Unit 9, complex compound or coordination compound. ये आपकी सबसे लास्ट यूनिट है फर्स्ट बुक एनसीईआरटी की और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट है। थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं बट आप उनको बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और उनका बहुत सीधा आंसर होता है जो कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आज हम आपका न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक ही बात होती है, स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो एक टाइप के एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट में रिटेन करते हैं देयर आइडेंटिटी। यहाँ पर एक वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी। मतलब ऐसे एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों ही स्टेट में रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, पहचान बनाए रखते हैं, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक बात आपको याद रखनी है कि जो सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे आगे चल के कि सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम जो होता है वो सराउंडेड रहता है बाय नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। बहुत सारे आयंस या मॉलिक्यूल से सेंट्रल एटम सराउंड रहता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले हम आपको आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल K4FeCN का होल 6 जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है जिसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सिंपल नेम। इस चैप्टर में आपको IUPAC नेम भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये आयंस में ब्रेक होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 की पावर -4, प्लस का 4 माइनस का 4, टोटल चार्ज 0 मीन्स न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइडेंटिटी को बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहा होगा, क्योंकि इसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होता है, फर्दर नॉट आयोनाइज, मतलब ये फिर से नेक्स्ट स्टेप में वाटर से आयोनाइज नहीं होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में एज इट इज़ बना रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड है, इस सॉलिड को जब हमने वाटर में मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन मिले हैं और निगेटिव आयन मिले हैं। निगेटिव आयन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। ये जो स्फीयर बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहते हैं और ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कई सारे आयंस मिल जाएं तो आपको पता ही ना चले कि ये किस टाइप का कंपाउंड रहा होगा। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप ध्यान से समझिएगा तो पूरा चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा। मीन्स मैं आपको जो टर्म बताने जा रहा हूँ उन टर्म्स की हेल्प से आप जान सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। K4FeCN का होल 6
इसको आप अपनी नोटबुक पर भी ऐसे ही बड़ा सा बनाएंगे। सबसे पहले ये जो है स्फीयर से पहले, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से पहले, इसको कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहा जाता है? काउंटर आयन। और ये काउंटर आयन कैसा होगा? कैटायन होगा। कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस एलिमेंट को जो स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं सेंट्रल एटम या आयन। ये याद रखना है। और मोस्टली ये डी ब्लॉक की एलिमेंट होगी, ये भी आप जान लीजिए। आपको पता है आयरन डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो जो सेंट्रल एटम होगा वो ज़्यादातर डी ब्लॉक का होगा या एफ ब्लॉक का होगा। वैसे आपके जो सिलेबस से रिलेटेड हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ज़्यादातर सेंट्रल एटम होंगे। और जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे डी ब्लॉक की, कि डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर है इसको कहा जाता है लीगेंड। लीगेंड्स। क्या कहा जाता है? लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये लीगेंड्स बोला जाता है। और ये जो नंबर है, इस नंबर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी नंबर यहाँ पर होगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और इस पूरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, या फिर इसी को हम कहते हैं एंटाइटी। कॉम्प्लेक्स स्फीयर या एंटाइटी स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है। तो एक ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इस एग्जाम्पल में जो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आपको चैप्टर आगे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्फीयर के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया है। एक और छोटा सा टर्म है डबल साल्ट। डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के एडिशन मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, बट ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं या रिटेन करते हैं। रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। सॉल्यूशन स्टेट में ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करते, मेंटेन नहीं करते हैं, बिकॉज दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन स्टेट। क्यों ऐसा है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का आपका एक्सपेरिमेंट भी है, लैब एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल वर्क है। आपको टाइट्रेशन कराया जाएगा, जो कि 11th क्लास में आपको कराया भी था। इसका फार्मूला होता है FeSO4 .NH4 का होल टाइस SO4 .6H2O। तो मोहर साल्ट को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो Fe डबल पॉजिटिव आयन मिलेंगे, SO4 डबल निगेटिव आयन मिलेंगे, NH4 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे 6। तो आपको पता चल रहा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएँ, ये आयंस दे दिए जाएँ, वाटर दे दिया जाए, तो क्या आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज आयंस कि ये मोहर साल्ट का फार्मूला रहा होगा या मोहर साल्ट के आयंस हैं? क्योंकि और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें आयरन, सल्फेट और अमोनियम आयन मिलते हैं। इसी तरीके से पोटाश एलम। पोटाश एलम। पोटाश एलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो अगर इसको भी हम वाटर में डिज़ोल्व कर लें तो ये भी नंबर ऑफ आयंस बना देगा। उन आयंस की हेल्प से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फार्मूला रहा होगा कभी को। मतलब ये सॉलिड है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ये सॉलिड है, जब इसके आयन बनेंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला रहा होगा। तो आपको आज से दोनों में डिफरेंस पता चल गया। याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं, जबकि डबल साल्ट रिटेन नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट दोनों में ही स्टेबल होते हैं, जबकि डबल साल्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं ओनली इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन लिक्विड स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़े हुए उन टर्म्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर वो टर्म्स आप जान जाते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हेडिंग है रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन कौन से टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टर्म है आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता क्या है ये जान लीजिएगा। ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीसीज होती है। कैसी स्पीसीज होती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीसीज में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे आयंस या फिर मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल हो सकते हैं, वो सेंट्रल एटम से सराउंडेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, बाउंड रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको यहाँ पर बतानी है कि सेंट्रल एटम से जो भी आयन या मॉलिक्यूल बाउंड होंगे वो कौन से बॉन्ड के थ्रू बाउंड होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर वही बात आ गई कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होती है जिसमें सेंट्रल एटम, जो कि मैं बता चुका हूँ, अभी फिर बताऊँगा कि सेंट्रल एटम से बहुत सारे आयंस या मॉलिक्यूल बाउंड रहते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा एग्जाम्पल होगा? वो एग्जाम्पल आपको दो तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी दो टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप होता है कैटाइनिक स्फीयर। कैटाइनिक स्फीयर में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होगा उस पर चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाद दूसरा होता है, सेकंड होता है एनआयनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर। एनआयनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया FeCN का होल 6 की पावर -4। तो फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होती है जिसमें सेंट्रल एटम से नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जुड़े रहते हैं, बाउंड रहते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कॉम्प्लेक्स स्फीयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर और एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैरी पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या होगा? कैरी निगेटिव चार्ज, यानी उसमें निगेटिव चार्ज होगा। एक छोटी सी बात रह गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपको काउंटर आयन बताया था K4FeCN का होल 6 में। ये जो है ये काउंटर आयन बोला जाता है। काउंटर आयन जो कि कैटायन होगा और कैटायन पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है। पहचान मैं फिर बता रहा हूँ कि बड़ा ब्रैकेट जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें ये भी यहाँ पर काउंटर आयन ही बोला जाएगा, काउंटर आयन। बट ये काउंटर आयन कैसा है? एन आयन है। और एन आयन कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो इतना आपको पता चल गया है कि रिलेटेड टर्म में कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो रिलेटेड टर्म है वो है सेंट्रल एटम। क्या है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? तो इसके बारे में आप छोटी छोटी बातें जानिए कि ये डी ब्लॉक का होगा, बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। दूसरी बात ये है कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। और इससे नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल बाउंड रहेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है।
डी ब्लॉक से बिलोंग करती है, लुईस एसिड भी होता है ये। नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल बाउंड रहेंगे, किसके थ्रू बाउंड रहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बाउंड रहेंगे। ये तो होता है आपका सेंट्रल एटम। नेक्स्ट आपका जो टर्म है रिलेटेड टर्म इस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो है लिगेंड्स। थर्ड टर्म क्या है, लिगेंड्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज क्या कहलाते हैं, लिगेंड। चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी किसी भी टाइप की स्पीसीज हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज है तो उसको क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। और इसके बाद लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी कराया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कई क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ तक आप जान लीजिए लिगेंड्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज आर कॉल्ड लिगेंड्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग है, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपको सारा बेसिक बताया जाता है, बेसिक से ही क्लियर होता है पूरा चैप्टर और उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान चैप्टर है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।